हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आईसीएआर टेक्नीशियन एग्जाम 2023, जो कि दोस्तों आपको पता होगा 7 से लेकर 8 तक आपका पेपर हुआ दोस्तों। और कुल दोस्तों 6 शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और उन सभी शिफ्टों को दोस्तों हम लोग एनालिसिस करने के बाद दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं ना दोस्तों, सभी के सभी संभावित प्रश्न है आपके 10 जुलाई के पेपर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अगर जो आपका पेपर नहीं हुआ दोस्तों 10 जुलाई को होने वाला है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन इसमें पड़े हुए हैं दोस्तों और एक्स्ट्रा फैक्ट महत्वपूर्ण पॉइंट दिखेंगे ना, उन सभी को आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर जो रख लिए दोस्तों, आपको मैं आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ इसी में से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल में आपका सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, जिन्हें दोस्तों जुपिटर भी कहते हैं, ठीक है। बृहस्पति को शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका औसतन तापमान बहुत कम होता है। क्या होता है दोस्तों, औसत तापमान इसका बहुत कम होता है, ठीक है। गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह है और मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार दोस्तों ग्रहों का क्रम देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है तथा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को गैसीय ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, अप्रैल 2023 कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 8 जुलाई के शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से जब क्वेश्चन एग्जामिनर टच कर दिया दोस्तों क्वेश्चन, तो आई होप आपके अगले शिफ्टों में भी देखने को यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिख रहे हैं उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों भारत में 6 भाषाओं को दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में चुना गया है, ठीक है। पहला आपका तमिल है, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है, ठीक है। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, तमिल, ठीक है। तमिल को 2004 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। 2005 में संस्कृत को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था और 2008 को कन्नड़ को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। 2008 को दोस्तों 2008 में तेलुगु को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। 2013 में मलयालम को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो इतने आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 10 जुलाई के शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। यहाँ से नहीं आया दोस्तों तो दोस्तों लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन एक आएगा ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना था। तो दोस्तों अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा दोस्तों जहांगीर बना था, ठीक है। तो दोस्तों चलिए डिटेल्स में देखते हैं। दोस्तों बाबर का दोस्तों शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा था, ठीक है, भारत में। तो दोस्तों 1526 में आपको पता है ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, और 1530 में दोस्तों बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद बाबर का पुत्र आया हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का शासनकाल दोस्तों 1530 से लेकर 1540 तक रहा और 1555 से लेकर 1556 तक रहा। बीच में दोस्तों सूर्य साम्राज्य का शासन रहा, ठीक है। सूर्य साम्राज्य का शासन दोस्तों कब से कब तक था, तो दोस्तों 1540 से लेकर 1555 तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका अकबर आया। अकबर का शासनकाल आपका 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा, ठीक है। उसके बाद जहांगीर आया दोस्तों। जहांगीर का आपका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा है, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं शासन अवधि। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों ग्यासुद्दीन तुगलक वंश का शासन अवधि पूछा था दोस्तों पिछले शिफ्टों में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शाहजहाँ का शासन अवधि आपका 1627 से लेकर 1658 तक रहा। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब का शासनकाल आया दोस्तों। उसका शासनकाल आपका 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा, ठीक है। उसके बाद आपका बहादुर शाह प्रथम आया। 1707 से लेकर 1712 तक उसका शासनकाल रहा। उसके बाद जहादर शाह आया। कौन आया दोस्तों, जहादर शाह। जहादर शाह का शासनकाल दोस्तों आपका 1712 से लेकर 1713 तक रहा, यानी 1 साल रहा, ठीक है। फर्रुखसियर, उसके बाद दोस्तों आया फर्रुखसियर का शासनकाल आपका 1713 से लेकर 1719 तक रहा। उसके बाद आया आपका मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, जो कि दोस्तों उसका शासनकाल आपका 1719 से लेकर 1748 तक रहा, ठीक है। उसके बाद आपका अहमद शाह आया। अहमद साहब का शासनकाल दोस्तों 1748 से लेकर 1754 तक रहा है। उसके बाद दोस्तों आलमगीर द्वितीय आया दोस्तों। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल आपका
1754 से लेकर 1759 तक था। उसके बाद दोस्तों आपका कौन आया, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों उसका शासनकाल आपका 1759 से लेकर 1806 तक था। उसके बाद आपका अकबर द्वितीय आया दोस्तों 1806 से लेकर 1837 तक उसका शासनकाल था। उसके बाद दोस्तों बहादुर शाह जफर दोस्तों आया 1837 से लेकर 1857 तक रहा। उसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इतने सारे मैं आपको बता दिया शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है दोस्तों अनुच्छेद 60 के तहत। किसके अनुच्छेद के साथ दोस्तों, 60 के तहत। ठीक है, चलिए दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 दोस्तों संघ की कार्यकारी शक्ति बताता है। अनुच्छेद 54 आपका राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक है, अनुच्छेद 55 दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव का तारीख तय करता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति पद का कार्यकाल देखता है। ठीक है, कार्यकाल बताता है। ठीक है, कि कितना आपको कार्य करना है, कैसे कार्य करना है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 57 आपका पुनः निर्वाचन की पात्रता बताता है। दोस्तों पुनः निर्वाचन हो सकता है दोस्तों अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 58 दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता बताता है। दोस्तों एजुकेशन दोस्तों बताता है क्या एजुकेशन होना चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 58 में दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 59 दोस्तों आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें बताता है दोस्तों कि आपको कैसे कैसे कार्य करना है, नियमित रूप से आपको कार्य करना है। ठीक है, अनुच्छेद 59 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद दोस्तों 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। दोस्तों राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 62 आपका राष्ट्रपति के पद की अधिकता को आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पल की अवधि बताई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 3 को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार वर्तमान में दोस्तों कुल 6 हैं। ठीक है, पहला आपका समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, और दोस्तों मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपका दोस्तों भाग 4A में रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाले यंत्र दोस्तों आर्द्रता मापी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आर्द्रता मापी। एरोमीटर दोस्तों इस उपकरण का उपयोग दोस्तों वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अमीटर का दोस्तों इस उपकरण का उपयोग दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों अल्टीमीटर इस उपकरण का उपयोग दोस्तों उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर इस उपकरण का उपयोग दोस्तों हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर दोस्तों यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आती है। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों इनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके हाइड्रोजन था जो कि दोस्तों हाइड्रोजन आपका नोबल गैस नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों नोबल गैस कौन कौन से होते हैं दोस्तों हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके तुरंत क्लिक कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों नोबल गैस ऐतिहासिक रूप से भी अक्रिय गैसों कभी कभी एरोगेंस के रूप में संदर्भित है। समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक वर्ग बनाती है। वह सभी गंधहीन रंगहीन बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता वाली मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, कौन सा मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, 6 स्वाभाविक रूप से होने वाली नोबल गैस हैं। कौन कौन से दोस्तों 6 हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिसंत
और रेडियोधर्मी, ठीक है, और रेडान भी है, ठीक है दोस्तों। ये 6 आपको ध्यान में रखना है और इनके प्रतीक याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण कब दिया गया? तो दोस्तों रुक्मिणी देवी अरुंडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला है जो भारतीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी थी, ठीक है। रुक्मिणी देवी को अप्रैल 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में और 1956 में पूरे नामांकित किया गया, ठीक है गया। गूगल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 2017 की गूगल डूडल ने भी उन्हें चित्रित किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए दोस्तों रखा है क्योंकि दोस्तों इनसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इनसे संबंधित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, मुद्राक्ष के लेखक आपके विशाख दत्त हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं, विक्रमांक चरित के लेखक विलेहण हैं, पृथ्वीराज राजसो के लेखक आपके चंद्र बदराई हैं, राजतरंगिणी के लेखक कलहण हैं, हर्षचरित कादंबरी के लेखक आपके बाणभट्ट हैं। दोस्तों इतने आपको ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये कई बार घुमा फिरा कर दोस्तों कई एग्जामों में पूछ लिया है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित में दोस्तों, इसे भी हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स में। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आपका है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आपका मध्य प्रदेश राज्य में हुआ दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य के 8 शहरों में दोस्तों ये आयोजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सा वो 8 शहर है इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में आपके ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में आयोजित होंगे दोस्तों। वहीं साइकिलिंग का आयोजन नई दिल्ली के IG स्टेडियम वेलोड्रोम में होगा, ठीक है। महाराष्ट्र दोस्तों 56 स्वर्ण सहित दोस्तों 161 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर था। वहीं दोस्तों हरियाणा 41 स्वर्ण सहित दोस्तों 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था। और दोस्तों मेजबानी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश कर रहा था दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका 39 स्वर्ण सहित दोस्तों 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर था, ठीक है। तो ये भी स्थान भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जामों में देखने को मिल ही रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या आपकी 121,50,54,977 है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में आपका 135 करोड़ तो पार ही करके आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है चीन शीर्ष पर था दोस्तों जनसंख्या के मामले में, लेकिन दोस्तों उसे भारत पछाड़ दिया है, ठीक है। अभी जनगणना नहीं हुआ दोस्तों, जब जनगणना होगा तो दोस्तों नोट होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों कुल जनसंख्या में दोस्तों पुरुषों की जनसंख्या देखते हैं दोस्तों। पुरुषों की जनसंख्या आपका 51.47 है, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या। वहीं महिलाओं की जनसंख्या आपका 48.53% है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिंगानुपात आपका कब 2011 की जनगणना के अनुसार था दोस्तों 943। जनसंख्या घनत्व दोस्तों 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर दोस्तों 1.64% है। वहीं दोस्तों साक्षरता दोस्तों कुल भारत में 73% है। वहीं दोस्तों 73% है दोस्तों, उसमें पुरुष आपके 80.09% साक्षरता हैं दोस्तों, और वहीं महिलाएं आपकी 64.6% साक्षरता हैं, ठीक है। चलिए कुछ और भी देखते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि ये भी टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से भी हर एक एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और वहीं दोस्तों कम जनसंख्या दोस्तों आपका सिक्किम है, जो दोस्तों क्वेश्चन आपका यही था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्षेत्रफल वाला दोस्तों राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका राजस्थान है। कौन सा दोस्तों राज्य है? राजस्थान, ठीक है। कम क्षेत्रफल वाला दोस्तों कौन सा है दोस्तों? कम क्षेत्रफल वाला राज्य दोस्तों आपका गोवा है। ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य दोस्तों केरल है।
और दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर वाला दोस्तों राज्य बिहार है। ठीक है, ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों केरल है, कम लिंगानुपात वाला दोस्तों राज्य हरियाणा है, और दोस्तों पहली जनगणना आपका 1872 में हुई थी। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। ठीक है, अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय हैं, 1815 में दोस्तों इन्होंने की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों विलियम्स जॉन्स ने की थी 1784 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी 1839 में। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों डॉक्टर आत्मा नारायण पांडुरंगा, कौन से दोस्तों? प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके डॉक्टर आत्म नारायण पांडुरंगा, जो कि दोस्तों 1867 में किए थे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में आगा खां एवं सलीम खान ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि दोस्तों 1905 में है। ठीक है, तो इतनी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपके एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1965 में हुई थी। ठीक है, वही दोस्तों अन्य दोस्तों अभ्यारण्य देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है, और ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है, और ये दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और फेमस भी है। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में आपका है, और ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में है, ये दलदल हिरण के लिए फेमस है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में है, और ये दोस्तों बाघ के लिए फेमस है। चलिए कुछ और भी अभ्यारण्य देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, और ये दोस्तों बाघ के लिए फेमस है। टाडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, ये भी आपका बाघ के लिए फेमस है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये दोस्तों तेंदुआ बाघ के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है, ये दोस्तों पिग्मी हॉन्ग और वाटर बैफेलो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, और यह कश्मीरी हिरण के लिए फेमस है। हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों जम्मू कश्मीर दोस्तों इसी से स्थित है, और ये दोस्तों हिम तेंदुआ के लिए फेमस है दोस्तों, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों केरल में है, और ये दोस्तों हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगर जो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों, तो दोस्तों यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, हॉकी में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 11 खिलाड़ी आपके होते हैं इसमें हॉकी में। ठीक है, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में आपका 11 खिलाड़ी, जो कि दोस्तों हम लोग देख चुके हैं। नेटबॉल में दोस्तों आपका 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में दोस्तों 9 होते हैं, कबड्डी में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में दोस्तों 4 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। ठीक है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 5 खिलाड़ी। बॉक्सिंग में दोस्तों 1 खिलाड़ी होता है दोस्तों, और लॉन टेनिस में दोस्तों 1 या 2 होते हैं। चेस में दोस्तों 2 होते हैं, फुटबॉल में दोस्तों 11 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, टेबल टेनिस में दोस्तों 1 या 2 होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका जापान देश के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए दोस्तों सदस्यों का नामांकन दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों, यह ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो दोस्तों भारत की सीमा दोस्तों 7 देशों से मिलती है। कौन कौन से हैं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। जिनमें दोस्तों पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन दोस्तों 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल दोस्तों 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भूटान 1643 किलोमीटर, है ना। म्यांमार आपका 699 किलोमीटर। बांग्लादेश आपका 4096 किलोमीटर शामिल करता है, ठीक है। और दोस्तों इनमें आपको ये पॉइंट और ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीमा मतलब कौन सा देश साझा करता है दोस्तों भारत के साथ दोस्तों, तो आपका बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। और सबसे कम दोस्तों वो आपका देश है अफगानिस्तान, जो कि कुल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। और दोस्तों भारतीय सीमा की कुल लंबाई दोस्तों 22,716.6 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें दोस्तों स्थलीय लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा द्वीपों प्रदेशों सहित लंबाई दोस्तों 7,516 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहाँ से आपको अगर जो आप लोग सभी दोस्तों ध्यान में रखते हैं दोस्तों, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड और संभावित प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम 10 जुलाई के शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों डेली प्रोवाइड करता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।